हेलो। आवाज आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक या बॉर्न एवर साइकिल एंड हेसलो वगैरह कराया था। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अभी हम देखो, हमारे पास जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब डेल्टा एच जो है रिएक्शन का, या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है ना वो प्लस क्यू है मान। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? प्लस क्यू या प्लस एक्स है मान। अब इस ये जो हमने लिखा है इसको देखो दो तीन तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। रिएक्शन के अंदर ही हीट को लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? तो याद रखना, जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन तुम रिएक्टेंट साइड लिख सकते हो। डेल्टा एच को रिएक्टेंट साइड लिख सकते हो विद विद साइन। ओके, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट प्लस एक्स गेस प्रोडक्ट। याद रखना ऐसे इसको लिख सकते हैं। एंड अगर इसको हम प्रोडक्ट साइड लेके जाएंगे हीट वाले टर्म को, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो अगर हमें इसे प्रोडक्ट साइड लिखना है तो साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है क्या? तो जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन हम किधर लिख सकते हैं? रिएक्टेंट साइड लिख सकते हैं। तो एक्चुअली अगर रिएक्शन में हीट दिया गया है तो उसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन के अंदर ही क्या दिया है? हीट भी दे दी। ओके, अच्छा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो क्या होगा रिएक्शन? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। ओके, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो जैसे हमने पॉजिटिव वाला लिखा है वैसे ही नेगेटिव वाला भी लिख सकते हैं। पहले ये लिख लो। यस सर, यस, थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है अभी भी। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन के अंदर हम हीट की बात करेंगे तो क्या होता है? रिएक्टेंट साइड हीट होता है। मतलब अगर रिएक्शन में हीट दिया गया है तो रिएक्टेंट साइड रहेगा विद पॉजिटिव साइड, एंड प्रोडक्ट साइड अगर हीट है तो विद नेगेटिव साइड। और ये मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन को रिएक्शन के साथ दिया जाता है। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन विद रिएक्शन।
जिस रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन को भी रिएक्शन के साथ दे दिया गया है, ऐसे रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें जस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिए, एंड थर्मो, थर्मो का मतलब क्या है, हीट भी दे दी है। ओके, हो गया सबका? सर व्हाट इज डेल्टा एच प्लस एक्स? अरे डेल्टा एच का वैल्यू है प्लस एक्स। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन ही है और वो क्या है, प्लस एक्स। उसकी वैल्यू प्लस एक्स दे दी हमने, फॉर एग्जाम्पल वो प्लस एक्स। यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। नो सर, व्हाट इज रिटर्न वही तो लिखा है नीचे, डेल्टा जो एक्स है ना, एक्स, डेल्टा एक्स के नीचे जो है, एक्स के नीचे वो लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब पॉजिटिव रहता है एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह, जब पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हो गया? चले आगे। ना इसी टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें डेल्टा एच या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। सो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड डेल्टा एच का साइन वहां पर क्या है, नेगेटिव, मान लो माइनस वाई। ठीक है, तो डेल्टा एच मान लो माइनस वाई है, तो ऑब्वियसली इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, तो जैसा मैंने बताया कि डेल्टा एच को विद साइन हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड ले सकते हैं अगर रिएक्शन में लेना है तो। सो रिएक्टेंट विद साइन लेना है, मतलब माइनस वाई गिव्स प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर अगर इसको तुम्हें प्रोडक्ट साइड लेके जाना है हीट को, तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से हम रिएक्शन की जो हीट होती है, हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है, उसको रिएक्शन में कैसे हम लिखते हैं वो हमने बताया। ओके, नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, in endothermic reaction on increasing temperature
stability of reactant decreases and of product increases। ठीक है, याद रखना, यार ये चीज याद रखनी है तुम्हें कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी कम होता जाता है एंड प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर हमारे पास लो टेम्परेचर, देखो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कम हो रहा है। ओके, तो लो टेम्परेचर पर मेनली हमारे पास रिएक्टेंट ही रहेगा, बट हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो खुद से समझ लेना। लो टेम्परेचर पे हमारे पास मेनली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, चलो लिखा देता हूं फिर भी। दैट इज एट लो टेम्परेचर reactant is stable and at high temperature product। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी हम बोल सकते हैं। दैट इज एट लो टेम्परेचर रिएक्टेंट इज स्टेबल एंड एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट। हो गया सबका? ठीक है, नाउ लिख लिया ना सबने? सर लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है दैट एट लो टेम्परेचर रिएक्टेंट इज स्टेबल एंड एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट। यस, एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा।
ठीक है। नाउ एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन on increasing temperature, stability of product decreases while of reactant increases। ठीक है, दैट इज at low temperature product is stable and at high temperature reactant। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मतलब ऐसा है कि लो टेम्प जनरल तो हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग हमने क्या लो टेम्परेचर ही रखा है। तो मतलब रिया ऐसा है कि एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर चाहिए बिकॉज उसमें हमें बाहर से हीट नहीं देना है। ठीक है, इन दोनों का रीजन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हीट रिक्वायर्ड है, तो बाहर से हीट देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ओके, और ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या है, हीट रिक्वायर्ड है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और एक्सोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड नहीं, वहां पर तो क्या हीट रिलीज हो रहा है। ओके, तो वो रिएक्शन वैसे ही फेवर करती है, लो टेम्परेचर भी फेवर हो जाती है। तो एक तरह से उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। यस रिया, मतलब ये तो मतलब ये अपन वैसे सोच भी सकते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंटल भी ऑब्जर्व किया ही है। नहीं ये मतलब ऐसा है कि अपने पास वो तो लिखने का एक तरीका है कि हीट को कैसे लिखा जा सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। बाकी ऐसा है कि अपन ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। मतलब अगर हम टेम्परेचर लो रखेंगे तो एक तरह से उससे रिएक्शन नहीं हो पा रही है, बट अगर हमने टेम्परेचर हाई रख दिया तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा, समझाया। तो प्रोडक्ट बन जाएगा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हीट रिक्वायर्ड है ना, तो हीट कैसे रिक्वायर्ड है, हीट कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी आएगी ना हीट। ओके, इस रिएक्शन का डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब हीट रिक्वायर्ड है, तो हीट कहाँ से देंगे, बाहर से ही देंगे।
तो मतलब ये रिएक्शन क्या हाई टेम्परेचर पे होगी। ओके, सो हाई टेम्परेचर पे होगी तो मतलब जब हाई टेम्परेचर रखेंगे तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ना। लो टेम्परेचर पर तो मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ओके, या बहुत कम बनेगा। तो लो टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बहुत कम बनता हो, दैट्स वाई वो लेस स्टेबल है। ओके, बट टेम्परेचर अगर मैंने बहुत ज्यादा कर दिया तो ये रिएक्शन हो रही होगी, और अगर ये रिएक्शन हो रही होगी तो वहां पर रिएक्टेंट जो है बहुत कम बचा होगा, मेनली वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, ये हीट ऑफ रिएक्शन जो है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मेनली हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही होता है, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही होती है। तो वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच विद टेम्परेचर। तो रिएक्शन जो है उसका डेल्टा एच जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि एट T1 टेम्परेचर, मान लो डेल्टा एच जो है वो है डेल्टा एच पर, एंड एट T2 टेम्परेचर जो है डेल्टा एच है डेल्टा एच। तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। ये बोलता है किरचॉफ्स। मतलब अगर तुम्हें एक टेम्परेचर पर डेल्टा एच की वैल्यू पता है, रिएक्शन का डेल्टा एच एक टेम्परेचर पर पता है, तो दूसरे टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। ओके, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H2 मान लो तुम्हें निकालना है, तो डेल्टा H2 हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा ऑफ Cp इंटू T2 माइनस T1। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर Cp क्या है वो भी हम बता देते हैं, पहले ये लिख लो। तो ये है किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो अगर हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है उनका Cp पता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या पता है, Cp पता है। इसके अलावा अगर एक टेम्परेचर पर डेल्टा एच की वैल्यू पता है, तो दूसरे टेम्परेचर पर डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं।
हो गया सबका? ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा सीपी था, it is summation of stoichiometric coefficient into Cp of product minus summation of stoichiometric coefficient into Cp of reactant। ठीक है, तो प्रोडक्ट का Cp माइनस रिएक्टेंट का Cp, ये हो जाता हमारे पास डेल्टा Cp। ओके, सो डेल्टा Cp ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो तुम्हें डेल्टा H2 मिल जाएगा। मतलब एक टेम्परेचर पर तुम्हें डेल्टा H पता है, T2 और T1 की वैल्यू पता है, डेल्टा Cp भी पता है, तो डेल्टा H2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर Cp जो है टेम्परेचर का फंक्शन हुआ देन, तो देखो इफ Cp इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वैसे इस टाइप का नहीं आएगा जिसमें टेम्परेचर का फंक्शन हो तुम्हारे। इफ Cp इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन, तो ऐसे केस में डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा ऑफ Cp dt। उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसा बताया इस टाइप का तुम्हारे उसमें नहीं आएगा। ये वैसे हर केस में वैलिड है, चाहे Cp फंक्शन है या नहीं। अगर Cp डेल्टा H का, सॉरी Cp टेम्परेचर का अगर फंक्शन नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे ना, कांस्टेंट हो जाएगा फिर ये। अगर Cp टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा तो डेल्टा Cp क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लेंगे। अगर उसको बाहर ले लेंगे देन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और t का क्या लिमिट लगेगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यही इक्वेशन आ जाएगी। ओके, रोहन ये है ऊपर सिग्मा एंड देन मल्टीप्लाई जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमने पहले भी बताया, दिस इज नथिंग बट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, सो सिग्मा ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू Cp। Cp को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड देन सम करना है। यस, जो ग्रीन वाला है वो तो हर केस में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं भी हुआ तो हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, जो ग्रीन में हमने लिखा है ये हर केस में वैलिड हो गया, चाहे टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं। अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं हुआ देन क्या है, डेल्टा Cp कांस्टेंट होगा और उसको बाहर ले लेंगे, तो dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना, मतलब पहले वाला फॉर्म ही आ जाएगा। और Cp अगर टेम्परेचर का फंक्शन है देन ऑब्वियसली इंटीग्रेट ही कर दोगे। हो गया सबका? ना क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक रिएक्शन है,
ठीक है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ये है -22.1 किलो कैलोरी एट 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री पर इसका डेल्टा एच जो है वो -22.1 किलो कैलोरी है। जल्दी लिखो। तो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में हम क्या बता रहे हैं, डेल्टा एच जो है -22.1 किलो कैलोरी है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें निकालना है इसका डेल्टा एच एट 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 77 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा एच क्या होगा निकालना है। नाउ सीपी तुम्हें दिया गया है। सीपी जो है दिया है H2 का है 6.82 कैलोरी पर मोल। Cl2 जो है उसका है 7.7 कैलोरी पर मोल। एंड HCl जो है उसका है 6.8 कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो तीनों का सीपी हमें दिया है। ठीक है, तीनों का सीपी दिया हुआ है। इसके अलावा इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है 27 डिग्री। एट 77 डिग्री इसका डेल्टा एच क्या होगा वो निकालना है। नहीं देव, रॉन्ग है। देवेश तुम्हारा भी रॉन्ग है। रिया देखते हैं, आसपास ही होगा उसके। राजदीप रॉन्ग है। रोहन तुम्हारा भी रॉन्ग है। तन्मय रॉन्ग है।
कमलेश रॉन्ग है। साकेत रॉन्ग है। निशिता रॉन्ग है। निष्ठा। राहिल रॉन्ग है। तो भैया मतलब उसके आसपास ही होगा, बट थोड़ा डिफरेंस आएगा। साक्षी। राजदीप रॉन्ग है। देखो डेल्टा सीपी क्या है यार। डेल्टा सीपी जो है, सबसे पहले डेल्टा सीपी निकालो। सो डेल्टा सीपी जो है वो क्या हो गया, HCl का सीपी। मतलब मैंने बोला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो HCl का कितना 6.8 माइनस का रिएक्टेंट करेंगे, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, सॉरी हाफ है। तो माइनस हाफ इंटू 6.82 एंड Cl2 का क्या है, 7.7 है, एंड उसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है। ठीक है, तो ये कितना आया, तो ये आ रहा है 0.46। ठीक है, ये क्या आ रहा है, -0.46 आ रहा है, लेकिन ये कैलोरी में आ रहा है। अब क्या है कि हमें डेल्टा एच जो है किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो क्या कर ले, यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं, जिससे कि किलो कैलोरी में मिलता है। ठीक है, तो ये डेल्टा सीपी हमने किलो कैलोरी में निकाल लिया है। नाउ अब इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट। ओके, फॉर्मूला जो था उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेल्टा H2 is equal to delta H1. What was delta H1? It is minus 22.1. Okay, so minus 22.1 plus delta Cp. What is delta Cp? कितना है delta Cp? Minus 0.46 by 1000. यह है डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1। तो डेल्टा T कितना है, T2 माइनस T1 कितना है, 50 है। ओके, तो कितना आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, ये देखो 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या आ गए, 212.1 माइनस 0.046 डिवाइड बाई 2, हम बोल सकते हैं -22.1 माइनस 0.023।
तो कितना आ गया? इट इज -22.123। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, ऑब्वियसली यूनिट क्या है इसकी? किलो कैलोरी में। ये हो गया सबका? ओके, तो ये था किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमने बताया था कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच कैसे चेंज होता है। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें डेल्टा एच पता है, दूसरे टेम्परेचर पर डेल्टा एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। नाउ कंबस्शन के केस में जो एंथैल्पी, ऑब्वियसली उसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोलेंगे। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई चीज जल रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन बोलते हैं। ओके, सो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of enthalpy change when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen is called enthalpy of combustion। ठीक है, तो याद रखना एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि कंबस्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है। ओके, सो हीट इज रिलीज in combustion, therefore sign of delta H combustion is always negative। ओके, हमेशा कंबस्शन के केस में क्या होता है? हीट रिलीज होता है, दैट्स व्हाई जो साइन होता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का वो क्या रहता है? नेगेटिव होता है।
हो गया। ठीक है। नाउ जैसे हमारे पास CH4 है, तो CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, यहाँ पर किसका कंबशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ CH4 का। ओके, तो सब्सटेंस का 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस का क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल CH4 का यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन का वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। ऐसे ही मान लो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि C2H4 है मान लो, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो किसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा, C2H4 का हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 1 मोल ऑफ C2H4 का कंबशन किया जा रहा है। तो इस रिएक्शन का जो कंबशन है दैट इज मतलब एंथैल्पी जो है वो उसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में किसका कंबशन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ये देखो यहाँ पर किसका कंबशन हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, सॉलिड ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, ये लास्ट की दो रिएक्शन इन एंथैल्पी को एक और नाम दिया जा सकता है। लास्ट की दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी का एक और नाम हो सकता है, कंबशन तो बोल ही सकते हैं, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं बताओ। सेकंड लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ाया है क्या, अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो क्या बोलते हैं उसे, लैटिस नहीं, लैटिस वाला कुछ अलग था, लैटिस एनर्जी था। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से बनते थे। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से जब बनता था तो वो एनर्जी लैटिस एनर्जी थी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। तो ये लास्ट की दोनों रिएक्शन जो है इनको हम एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड बोल सकते हैं। एंड लास्ट रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके, क्योंकि लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन से। एंड सेकंड लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेकंड लास्ट रिएक्शन में 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके,
सो लास्ट की दोनों रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं उनकी एंथैल्पी को, क्योंकि वहां पर कंबशन हो रहा है। इसके अलावा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो गया। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हो गया या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। यस रिया, जितने भी रिएक्टेंट हैं सभी 1 मोल लिए, बिकॉज 1 मोल कंपाउंड का कंबशन करना है हमें। एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले केस में 1 मोल कंपाउंड का कंबशन होता है। मतलब जब 1 मोल कंपाउंड का कंबशन होगा तो जो एंथैल्पी चेंज है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल के लिए मतलब इसका जो यूनिट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक तरह से क्या है, 1 मोल है, पर मोल ऑफ कंपाउंड है। हो गया सबका? हो गया। नाउ क्वेश्चन लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 60 एंड 65। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 60 एंड 65 करो।
लास्ट रिएक्शन क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। एंड ये जो है ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ carbon solid. This is carbon solid, enthalpy of combustion of carbon solid, and this is enthalpy of formation of CO2. आंसर आया? आया किसी का आंसर?
आया नहीं आंसर किसी का? आंसर देखो दिया होगा बुकलेट में, चेक करके देखो। कराए क्या? तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 60 ले लेते हैं। तो when a certain amount of ethylene was combusted, 6226 किलोजूल ऑफ हीट was evolved। तो सर्टेन अमाउंट जब हमारे पास इथाइलिन का लिया तो 6226 किलोजूल हीट रिलीज हुआ, और वो बोल रहा है हीट ऑफ कंबसन जो है वो 1411 किलोजूल है। ठीक है, मतलब इथाइलिन क्या है? इथाइलिन C2H4, तो C2H4 प्लस 3O2, थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन लिखा था, gives twice CO2 प्लस 2H2O। ओके, सो ये रिएक्शन जो है इसका डेल्टा H जो है वो क्या है? -1411 किलो। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 मोल जो है जब हम इसका लेते हैं तो उसके थ्रू कितना हीट रिलीज होता है? उसके थ्रू 1411 किलो जूल का रिलीज होता है। लेकिन अभी देखो हमें अमाउंट नहीं दिया, इसका हमने 1 मोल लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कितना हीट रिलीज हुआ है? 6226 किलो जूल हीट रिलीज हुआ है। ओके, तो 1411 यूनिटरी मेथड लगाएंगे, किलो जूल इज रिलीज ड्यू टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल की वजह से कितना रिलीज होता है? 1411। तो 6226 कितने की वजह से रिलीज होगा भाई? तो 1 डिवाइड बाय 1411 इंटू 6226। ठीक है, तो बेसिकली इतने मोल्स हमने किसके लिए हैं? इतने मोल्स हमने लिए हैं C2H6 के। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितना हो गया? सॉरी, C2H4 कितना हो गया? 6226 डिवाइड बाय 1411। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 हो गए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 जो है वो हमें पता चल गया। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे यार? 1:3 रेशियो है ना, है कि नहीं? 1 मोल के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ O2 दैट एंटर्ड इनटू द रिएक्शन। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम हमने लिया एनटीपी पर। तो अगर ऑक्सीजन के मोल्स हमें पता चल गए तो एनटीपी पर वॉल्यूम भी पता चल जाएगा ना। तो ऑक्सीजन के मोल्स कैसे पता चलेंगे? हमें पता है कि यार C2H4 के इतने मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज नथिंग बट 3 टाइम्स, बिकॉज एक मोल से 3 मोल रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 3 इंटू 6226 डिवाइड बाय 1411। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 22.4।
तो ये आंसर आ जाएगा लीटर। तो ये आ रहा है 296.51। ओके, so this was question number 60. क्लियर है ना सबको ये क्वेश्चन? राहिल, हमें देखो क्या है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, दैट इज 1411 किलोजूल। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या है कि जब 1 मोल का कंबशन होता है तो कितना हीट रिलीज होगा। ओके, सो हमें पता है कि यार इतना हीट रिलीज होता है जब 1 मोल का कंबशन। ओके, सो 1411 किलोजूल किसके वजह से रिलीज होता है? 1 मोल की वजह से। तो 6226 कितने से रिलीज होगा? तो ऑब्वियसली निकाल लिया यूनिटरी मेथड से, कितने मोल से रिलीज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 पता चल गया इसमें। तो C2H4 के मोल्स पता है, तो ऑक्सीजन के मोल्स क्या होंगे? रिएक्शन से देख सकते हैं 1:3 का रेशियो है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स होंगे ऑक्सीजन के मोल्स। तो ऑक्सीजन के मोल्स आ गए ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ सकता है आराम से एनपीटी पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो हमने लिया 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, है ना, बिकॉज उसका एटॉमिक मास या मोलार मास 12 है। तो कितना मोल लिया हमने? कार्बन का 1 मोल लिया। तो वो कार्बन का 1 मोल जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो उसने CO भी बनाया एंड CO2 भी बनाया, एंड ऑब्वियसली एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एंथैल्पी ऑफ ये जो क्या डेल्टा एच ही लेंगे हीट को। तो CO एंड CO2 बनाया और 75 किलो कैलोरी ऑफ हीट रिलीज हुआ। ओके, नाउ CO और CO2 याद रखना एक ही रिएक्शन में नहीं बनता, अलग अलग रिएक्शन में बनता, ठीक है। मतलब कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, एक रिएक्शन ये हो गई। एंड दूसरी रिएक्शन क्या है? कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव्स CO, ठीक है। तो इस टाइप से 2 रिएक्शन हो रही है। अब देखो टोटल कार्बन का तो हमारे पास 1 मोल ही है ना। ओके, तो मान लो फर्स्ट रिएक्शन में x मोल यूज हुआ कार्बन का, तो बचा हुआ 1 - x सेकेंड रिएक्शन में यूज होगा। ओके, तो कार्बन का फर्स्ट रिएक्शन में x मोल यूज हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में 1 - x। नाउ अगर कार्बन का x मोल है तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट रिएक्शन में? बताओ, ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 1:1 रेशियो है ना, तो कितना मोल रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का? x मोल ही रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा CO2 का कितना मोल बनेगा बताओ? 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो x मोल से कितना बनेगा? x मोल से x मोल बनेगा। नाउ इसी टाइप से सेकंड वाले रिएक्शन में देखो, 1 मोल से हाफ मोल रिएक्ट करता है। कार्बन का अगर 1 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन का हाफ मोल रिक्वायर्ड है। तो 1 - x मोल ऑफ कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना होगा? 1 - x/2। तो इतना मोल हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा CO कितना बनेगा? तो 1:1 रेशियो, मतलब 1 मोल कार्बन जो है 1 मोल CO बनाता है, तो 1 - x मोल कार्बन जो है वो 1 - x मोल CO बना देगा, ठीक है। तो हमारे पास
CO2 के x मोल बनेंगे और CO के 1 माइनस x मोल बनेंगे। अब देखो ये जब ये पूरी रिएक्शन हो गई है तो टोटल हीट जो रिलीज हुआ वो 75 किलो कैलोरी। ठीक है, नाउ हमें दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, CO2 एंड CO दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया। CO2 का कितना है, CO2 का है -94.05, मतलब CO2 का 94.05 किलो कैलोरी। मतलब जब CO2 का 1 मोल बनता है इस रिएक्शन के थ्रू, CO2 का जब 1 मोल बनता है तो 94.05 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है। लेकिन देखो CO2 का 1 मोल नहीं बन रहा है, कितना मोल बन रहा है यार, CO2 का कितना मोल बन रहा है बताओ। 1 मोल की बजाय यहाँ पर क्या बन रहा है, x मोल बन रहा है। तो 1 मोल जब बनता तो 94.05 हीट रिलीज होता, लेकिन बना कितना, x मोल। तो कितना हीट रिलीज होगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच एक्चुअली क्या होगा, -94.05 इंटू एक्स। इतना डेल्टा एच आएगा इसका, क्योंकि 1 मोल नहीं बनता है। ओके, नाउ इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन में क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO दिया है हमें 26.41, और 26.41 हीट रिलीज होता अगर इसका 1 मोल बनता। CO का अगर 1 मोल बनता तो 26.41 हीट रिलीज होता, लेकिन कितना बना है भाई, 1 माइनस एक्स बना है ना। तो एक्चुअल में कितना हीट रिलीज होगा, 26.41 का 1 माइनस एक्स टाइम। क्लियर है कि नहीं है। अगर हमारे पास 1 मोल बनता CO का तो 26.41 हीट रिलीज होता, लेकिन 1 के बजाय कितना बना है, 1 माइनस एक्स मोल बना है, तो एक्चुअली इतना हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो अब दोनों रिएक्शन में हमें पता चल गया कि कितना हीट रिलीज हो रहा है। ना दोनों रिएक्शन का हीट रिलीज हमें पता है, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल हीट रिलीज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल हीट रिलीज दिया हुआ है हमें ऑलरेडी 75 किलो कैलोरी। ओके, तो -94.05 इंटू एक्स -26.41 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -75। -75 क्यों, बिकॉज हमने नेगेटिव साइन दिया, कितना हीट रिलीज हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम, तो दैट्स वाई -75। तो इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, इसके थ्रू हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू अगर आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर आगे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो वो भी निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आती है 0.718। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो आगे हमें क्या निकालना है यार, क्वेश्चन में हमें निकालना है द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के पहले मोल्स रिक्वायर्ड कितने वो देख लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है, फर्स्ट रिएक्शन में कितने मोल्स रिक्वायर्ड है O2 के, x, और सेकंड रिएक्शन में कितने रिक्वायर्ड है, 1 माइनस एक्स बाई टू। सो x प्लस 1 माइनस एक्स बाई टू, इतने मोल्स रिक्वायर्ड है, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स बाई टू। सो मोल्स रिक्वायर्ड आ गया। नाउ मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, O2 का मोलार मास। नाउ व्हाट इज O2 का मोलार मास, 32। सो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू 16। तो 1 प्लस एक्स क्या है, 0.718 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाता है 27.49 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है सभी को।
हो गया सबका? अब देखो, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा दिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के डेटा को यूज करके हम किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है, तो उसको यूज करके रिएक्शन का एंथैल्पी आ सकता है। जैसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से निकालते थे ना, वैसे ही। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग डेल्टा एच कंबशन। तो देखो क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच रिएक्शन। तो डेल्टा एच रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड using enthalpy of combustion data as। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे निकालते थे अगर याद हो तो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या करते थे, समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे ना। यहाँ पर उल्टा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, कंबशन वाले केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो गया था। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज summation of stoichiometric coefficient into enthalpy of combustion of reactant minus summation of stoichiometric coefficient into enthalpy of combustion of product। तो अगर हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है, तो किसी भी रिएक्शन का हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या कितना एंथैल्पी चेंज हुआ उस रिएक्शन में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कैसे ही। मतलब हमारे पास जैसे ये है, ये वाला है जैसे। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज, सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट है, कार्बन है। मैंने बोला पहले रिएक्टेंट का करेंगे सम एंड देन माइनस प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। देखो कार्बन का तो कुछ था नहीं, बट हाइड्रोजन का है, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा अब देखो रिएक्टेंट वाले दोनों आ गए, अब माइनस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। नो, प्रोडक्ट में क्या है, CH4 है। सो माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। ओके, तो अगर मुझे इन तीनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है, तो इस रिएक्शन का कितना डेल्टा एच है वो हम निकाल सकते हैं। समझ आया? हाँ, वो इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब दिया होता था तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, लेकिन कंबशन का डेटा दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे।
हो गया सबका? नाउ होमवर्क नोट कर लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो आज का होमवर्क ये है। ओके, लेक्चर एंड करें। चलो एंड करते हैं। बाय।